के कार्यकर्ता हैं, तो आप भी उसी मजबूती से लड़ रहे हैं जैसे एक सीमा पे लड़ता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप लोगों का प्रयास बिल्कुल अनुकरणीय है और आप इस प्रयास के लिए आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। मित्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, या जिसे मैं बार-बार जो हमारे जो कार्यशाला होती है उसमें बार-बार दोहराता हूँ कि इसकी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड होता है हमारा जन सूचना अधिकार। तो जन सूचना अधिकारी इसका मूल मंत्र है और पहली सीढ़ी हमारी जन सूचना अधिकारी की होती है। अब जन सूचना अधिकारी के लिए आप देखें तो एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया है कि जन सूचना अधिकारी कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बारे में हमारा जो एक्ट है वो बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन मेरा यह मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि होना ये चाहिए कि जो सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी रहे, तो उसको कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए कि इस कायदे कानून के बारे में जाने। सबसे पहले तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी उसे जन सूचना अधिकारी बनाना चाहिए। व्यवहार में ये देखने में आता है कि जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, जो खाली बैठा रहता है, उसको जन सूचना अधिकारी बना देते हैं। तो कभी-कभी तो हमारे पास जब जन सूचना अधिकारी आते हैं, वो शिकायत करते हैं, साहब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अभी भी ज्वाइन किया हूँ, अभी ट्रांसफर होके आया हूँ, अब मुझे जन सूचना अधिकारी बना दिए। तो ऐसा लगता है कि उसको बदला लेने के लिए जन सूचना अधिकारी बनाए हैं या उसको परेशान करने के लिए जन सूचना अधिकारी बनाए हैं। ऐसी शिकायतें भी हमारे को जन सूचना अधिकारियों से मिलती है। तो हम बार-बार उनके जो हायर अथॉरिटी हैं, उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको हम ये कहते हैं कि भई आप इसको जन सूचना अधिकारी को सबसे मजबूत व्यक्ति को बनाइए। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जिसके पास कोई काम ना हो उसको बना दीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो इस विषय को गंभीरता से ले। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो आवेदन भेजे जाते हैं, वो आवेदन और आपके जो दैनंदिनी जो काम में उपयोग में आते हैं और जो कार्य प्रणाली है आपकी शासकीय कार्य प्रणाली, उसमें काफी अंतर है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम दिन गिनते हैं, हमारे लिए दिन महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए समय महत्वपूर्ण होता है। समय की सीमा हमारी बाध्यता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जन सूचना अधिकारी बनाएं जो इस बात की गंभीरता को समझे, तभी सूचना का अधिकार अधिनियम का सही से पालन हो पाएगा। अब जन सूचना अधिकारी जो है वो बन जाता है, उसको कोई जानकारी नहीं रहती, तो वो क्या समझता है जैसे और हमारे पास रोज आवेदन आते हैं वैसे आवेदन को उठा के वो रख देते हैं। उसको पता नहीं है कि इसमें क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, पढ़ता तक नहीं है। अधिकांश जन सूचना अधिकारी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो तो आवेदन को पढ़ते ही नहीं है। हम जितने भी बार कार्यशाला में जाते हैं, संभाग स्तर, जिला स्तर या जहां भी जाते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जन सूचना अधिकारी का सबसे पहला कर्तव्य है कि आवेदन को स्वयं पढ़े। बड़े अधिकारी जन सूचना अधिकारी होते हैं बड़े कार्यालयों में, तो वो बाबुओं के भरोसे रहते हैं। और हमारा ये कहना है कि जो आवेदन आता है, कम से कम एक बार जन सूचना अधिकारी उस आवेदन को पढ़े, तब तो उसको समझ में आएगा कि जानकारी देना है, नहीं देना है, क्या-क्या कमी है, क्या देखना चाहिए उसको जन सूचना अधिकारी को। ये बताते हैं कि जन सूचना अधिकारी आता है आवेदन, बाबू को सौंप देते हैं और फिर बाबू जैसा करता है वैसे हस्ताक्षर करके उसको भेज देते हैं। तो ये तो इस कानून के प्रति अन्याय है, ऐसे इसमें इसके पीछे काम करने वालों के प्रति अन्याय है। इसलिए हम बार-बार उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसा नियम नहीं है कि आप बाबू के भरोसे रहें। ये जन सूचना अधिकारी का नैतिक दायित्व है और उसका मूल कर्तव्य भी है कि आपको जो काम शासकीय काम सौंपा गया है, अन्य कामों के अलावा, तो भी इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस कानून की रक्षा करने के लिए और लोगों की भलाई करने के लिए करना चाहिए। अब सूचना का अधिकार के पीछे क्या कारण है? आप लोग में से अधिकांश लोग या बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश से आते होंगे। आपको पता होगा कि हम गाँव के जो ग्रामीण लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं या हमारे के नागरिक हैं, उनको पटवारी के पास यदि जाना होता था, तो कितनी परेशानी होती थी। एक तरफ कलेक्टर खड़ा रहे और एक तरफ पटवारी खड़ा रहे, तो आदमी जाएगा पटवारी साहब को पहले नमस्ते करेगा और कलेक्टर को बाद में, क्योंकि पता है उसको कि हमारा सबसे पहला आदमी जो है हमारे काम करने वाला है वो पटवारी है। और ये कठिनाई इतनी आती रही कि लोग को जानकारी नहीं मिलती थी, पटवारी के पीछे लगे रहते थे और बहुत सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम इसका मूल उद्देश्य, इतना पवित्र उद्देश्य से लेकर ये कानून बना है और आप सब उसके रखवाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जो मूल भावना है उसके अनुरूप ही आप लोग भी काम करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है।
अब सूचना अधिकारी को ये देखना चाहिए कि भाई उसमें आवेदन में क्या लिखा है, शुल्क जमा है कि नहीं जमा है, ये सारी बातें उनको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और काम क्या करना चाहिए, यदि जानकारी देना है तो फिर कोई समस्या नहीं है, कितने पेज की जानकारी है, शुल्क के लिए पत्र लिखें और उसको भेज दें। कई बार हमारे आवेदक गण जो होते हैं वो आवेदन में ऐसी जानकारी मांगते हैं जो उनके कार्यालय में संधारित नहीं होती, तो कार्यालय में संधारित नहीं होती वो जानकारी तो उनको दी नहीं जा सकती। लेकिन हमारे जन सूचना अधिकारी क्या करते हैं, मान लो अधकचरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, हमारे कार्यशाला में सुन लिया उन्होंने कि भाई जो जानकारी आपके कार्यालय में संधारित है वही दी जानी है और जो कार्यालय में संधारित नहीं दी जानी है। तो आवेदन पढ़ा और उसको लगा कि हमारे कार्यालय में जानकारी नहीं है, तो लेकिन उसका जवाब ना देके वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर जब अपील में आता है तो लिखता है कि आपने कार्यशाला में बताया था कि जो जानकारी आपके कार्यालय में संधारित नहीं है वो नहीं देना है। तो हर हालात में तो जवाब तो देना चाहिए उसको। सूचना का अधिकार अधिनियम में सबसे पहला जन सूचना अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो जवाब जरूर दे। जवाब गलत हो सकता है, उसका विवेक अनुसार जो भी निर्णय ले वो गलत हो सकता है, लेकिन 30 दिन में कार्रवाई करना चाहिए। अब एक्ट में 30 दिन लिखा हुआ है, तो जन सूचना अधिकारी क्या करते हैं, हम हमारी जो समस्याएं आती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जन सूचना अधिकारी क्या करता है, 28वें दिन या 29वें दिन चिट्ठी लिखता है। और प्रायः हम तो जो व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं कि जन सूचना अधिकारी जो शुल्क के लिए पत्र लिखता है वो आवेदक को नहीं मिल पाता, और आवेदक जब उसका जवाब लिखता है वो जन सूचना अधिकारी को नहीं मिल पाता। ये प्रायः होता है। अब कारण क्या है ये आप सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति भी पिसता है और उसको परिणाम जो है वो उसको भुगतने पड़ते हैं। तो जन सूचना अधिकारी को 30वें दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम बार-बार इस कार्यशाला जहां-जहां भी कार्यशाला होती है वहां बताते हैं कि 30 दिन आपको अधिकतम समय है, आप 30 दिन का इंतजार क्यों करते हैं। और प्रायः जन सूचना अधिकारी ऐसे ही करते हैं, टालने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रायः सभी लोग ऐसा करते हैं ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन अधिकांश समय में ऐसा होता है कि हमारे जो जन सूचना अधिकारी होते हैं 29वें दिन 28वें दिन पत्र लिखते हैं। आज जैसे 2 अक्टूबर है तो पत्र में तो 2 अक्टूबर की तारीख रहती है और भेजते कब है 10 अक्टूबर को। तो हमको ध्यान में आता है कि ऐसी गलतियां हो रही है, रोज काम के अनुभव में आता है। हम बोलते हैं आपने पत्र लिखा है, हाँ साहब पत्र लिखा, देखिए हम फोटो कॉपी आपको भेज रहे हैं, और हमको कॉपी लगा देते हैं जवाब के साथ। लेकिन हमको तो ध्यान में रहता है कि तारीख इसमें 2 अक्टूबर लिखा गया है, लेकिन आपने भेजा कब है, तो साहब 2 अक्टूबर। तो हम ऐसी स्थिति में उनसे उनके जो जावक रजिस्टर है या रसीद की कॉपी मंगाते हैं, उससे पता चलता है कि 2 अक्टूबर का तारीख है, भेजा 10 अक्टूबर का है। तो ऐसे जन सूचना अधिकारी को हम बिल्कुल सख्त हिदायत देते हैं कि ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ये जानकारी नहीं देने के बराबर है। तो ऐसे जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई हम सब करते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी बातें, एक हमारे जो अपीलार्थी होते हैं, आवेदक होते हैं, एक से अधिक विषय की जानकारी मांगते, तो हम जैसे कार्यशाला में उनको बताते हैं भाई एक से अधिक विषय की जानकारी नहीं दिया जा सकता। और वो जो किताब में लिखा है धाराएं तो 32 धाराएं हैं, आप सब पढ़ के समझ जाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, वो अधकचरा ज्ञान जो रहता है उसमें लिखा है कि एक से अधिक विषय की जानकारी नहीं देना है, लेकिन केवल वहीं तक पढ़ते हैं जो अपने मतलब की बात है उसी को पढ़ते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है कि एक से अधिक विषय की जानकारी मांगी गई है तो प्रथम बिंदु की जानकारी जन सूचना अधिकारी को देना है। इस पार्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ते और केवल वो कॉपी लगा देते हैं कि साहब धारा इसमें, नियम इसमें ये दिया है कि इसमें प्रथम बिंदु इसमें एक से अधिक विषय की जानकारी नहीं देना है। शुल्क मांगते हैं तो 10,000 रुपये पटा दीजिए, 15,000 रुपये पटा दीजिए। तो ये तो जानबूझकर जो है गलती है। आपको 10,000, 15,000, 2 लाख की मांग कीजिए ना, बताइए, पेज गिनिए, पृष्ठ बताइए, उनको साइज बताइए, सारे एक्ट में हमारा प्रोविजन है, उसका पालन कीजिए और लिखिए। उसके बाद यदि नहीं देता है तब वो आवेदक जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे जन सूचना अधिकारी ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए हम उसको बार बार इस बात को आगाह करते हैं कि ये आप गलती बिल्कुल ना करें। और आवेदकों से भी हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं उनसे कि आपको यदि जानकारी आपको ग्राम पंचायत स्तर की चाहिए तो आप आवेदन लगाते हैं जनपद पंचायत में। तो हम आप लोगों से भी जो आवेदक हैं, अपीलार्थी हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि भाई आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानकार लोग हैं, आपको यदि किसी ग्राम पंचायत की जानकारी चाहिए तो आप जनपद में आवेदन बिल्कुल ना लगाएं, उससे प्रोसीजर बढ़ता है
और कई बार जनपद पंचायत में लिख देते हैं कि आपके जनपद पंचायत में जितने ग्राम पंचायत हैं उतने की समस्त जानकारियां दीजिए। तो ये समस्त जानकारियां जो होती है ये गोलमोल जानकारी होती है, और ऐसा लिखकर आप जन सूचना अधिकारियों को अवसर देते हैं कि ये जो जानकारी न दी जाए। इसलिए आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि जो जानकारी चाहिए वो स्पष्ट लिखिए। ग्राम पंचायत की जानकारी चाहिए तो आप सीधा ग्राम पंचायत के सचिव जो जन सूचना अधिकारी है उनके पास आवेदन भेजिए। अब देखिए, सबसे ज्यादा आवेदन हमारे पास जो आते हैं वो ग्राम पंचायत के ही आते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो हमारा जो पंचायत का जो सचिव होता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी है तो इस काम की महत्ता को नहीं समझता। तो इसकी ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए, और हम बार बार उनके अधिकारियों को, जिला पंचायत के सीईओ को, कलेक्टर को बार बार हम लिखित में भेजते हैं कि आप इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए। हम जाने को तैयार हैं, और आपको पता होगा कि हम लोग लगातार जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, और अभी जब हमारे मुख्य सूचना आयुक्त मिस्टर एम के राउत जब ज्वाइन किए तो हम पंचायत स्तर के जो 800 सरपंच क्या बोलते सचिव थे उनकी कार्यशाला आयोजित किए। क्योंकि हमारी प्रथम सीढ़ी जो होती है वो हमारा जन सूचना अधिकारी होता है, और अधिकांश आवेदन हमारे यहाँ जो आवेदन आते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारे जो सचिव के पास आवेदन आता है, और सचिव इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। वो क्या करता है, या तो वो आवेदन लेता ही नहीं है, या उनके यहाँ सरपंच ले लिया करता है। और हम बार बार ये बिल्कुल उनको सख्त हिदायत दिए कि सरपंच कोई अथेंटिक व्यक्ति नहीं है जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन को प्राप्त करे। ऐसा यदि कोई सरपंच कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अधिकृत व्यक्ति नहीं है। जन सूचना अधिकारी हमारा ग्रामीण क्षेत्र का, उस गांव के सचिव जो होता है, उस पंचायत का सचिव होता है, वो होता है। इसलिए उसी की जवाबदारी है इस आवेदन को लेने की। यदि वो आवेदन यदि उपस्थित नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई ले लेता है तो उसकी प्रथम जवाबदारी होती है उस आवेदन को संबंधित व्यक्ति को, उस पंचायत के सचिव को, जो जन सूचना अधिकारी, इसको सौंपे। बहुत सारे आवेदक जो है वो शिकायत करते हैं, साहब हम तो जाते हैं, वो जन सूचना अधिकारी मिलता नहीं है। और स्वाभाविक भी है, उनकी शिकायत सही भी रहती है कि जो जन सूचना अधिकारी रहता है वो सचिव होता है ग्राम पंचायत का। वो एक जगह, उसका ऑफिशियल वर्क नहीं रहता, फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, इसलिए वो घूमते रहता है। लेकिन इसके लिए वो एग्जाम नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो कम से कम उसको व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उस व्यवस्था में उसको वहां रुक नहीं सकता, वो उसको भ्रमण करना है, उसको कहीं जाना है, तो कोई व्यवस्था करके जाए कि कोई जन सूचना का आवेदन आता है, खासकर सूचना के अधिकार के आवेदन को कोई व्यक्ति ले और तुरंत उसकी सूचना उसको दे। सरपंच, पंच ये बिल्कुल इसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम बार बार उनसे कहते हैं कि कोई पंच, सरपंच इस आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा। होता क्या है कि उनको पता है पंच सरपंच को कि इसमें जो आवेदन आया है, सचिव के पास जो आवेदन आया है, हमारे खिलाफ ही मांग रहा होगा, हमारे लिए ही जानकारी मांग रही होगी। तो वो धारणा बनी रहती है उनकी। तो इसलिए वो जानबूझकर या तो उस सचिव को देते नहीं है, जन सूचना अधिकारी को देते नहीं है। जब हमारे पास आते हैं तो साहब मेरे को तो आवेदन मिला नहीं है। अब लेकिन हमारा जो आवेदक होता है वो हमको प्रमाण देता है कि साहब देखिए हमने स्पीड पोस्ट से भेजा है, और हम पोस्ट मास्टर से लिखा के लाते हैं कि आजकल तो जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी प्रक्रिया है। उसमें यदि आप डाक से भेजते हैं तो डाक से भेजने का समय, पाने वाले को कितने बजे तामील हुआ, ये सारी स्थितियां आजकल स्पष्ट हो जाती है। आवेदक हमारे पास आता है, बताता है साहब देख लीजिए हमने तो ये रसीद है हमारी, और हम डाक विभाग से लिखा के दे रहे हैं कि इतने बजे ये तामील हुआ है। लेकिन होता यही है कि वो जो आवेदन है वो सरपंच ले लेता है, या तो फाड़ के फेंक देता है, या जन सूचना अधिकारी को देता नहीं। तो ऐसे भी जो व्यवहारिक कठिनाइयां हमको आती है। उसके बाद ये होता है कि जन सूचना अधिकारी जो है वो गोलमाल जवाब देता है, 10,000 पटा दो, 15,000 पटा दो। फिर एक्ट में प्रोविजन है अवलोकन कराने की, वो भी कराते नहीं। यदि आपको लगता है, जन सूचना अधिकारी को लगता है कि भाई ये जो जानकारी है विस्तृत जानकारी है, तो आपको अवलोकन कराने की भी बाध्यता है, आपको लिखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है अवलोकन के लिए लिखता है, फिर उसके बाद आवेदन हमारे जो आवेदक गण हैं वो लिखते हैं कि साहब मुझे अवलोकन नहीं करना है। तो बस एक बार पत्र लिख दिया जन सूचना अधिकारी, उसके बाद वो रुक जाता है। और हमारे पास जब आती सेकंड अपील की सुनवाई में,
तो बताया जाता है साहब देखिए मैंने ये पत्र लिखा था इसको अवलोकन के लिए, ये अवलोकन के लिए नहीं आया। अरे अवलोकन के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आपकी जानकारी विस्तृत है, आप अवलोकन के लिए आ जाइए। उसकी इच्छा है आने की तो आएंगे, नहीं तो वो लिख के भेज देते हैं कि भाई मुझे अवलोकन नहीं करना है, मुझे शुल्क बताइए और मैं शुल्क जमा करने के लिए तैयार हूं। तो वही पढ़ लेते हैं कि अवलोकन के लिए बुला लीजिए, तो वो आधी अधूरी जानकारी में ये आते हैं कि हमने अवलोकन के लिए पत्र लिख दिया और हमारा काम समाप्त हो गया। तो ऐसी गलती हमारे जन सूचना अधिकारी प्रायः करते ही हैं। तो कुल मिलाकर जन सूचना अधिकारी को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है और हमारे एक्ट में प्रोविजन है कि सूचना आयोग इसके लिए प्रयास करता ही है और केवल जन सूचना अधिकारी को नहीं, आम जनता को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है और लगातार इस ओर सूचना आयोग जो है प्रयास कर रहा है। सफलता कितनी मिलती है वो आप लोग उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जारी है और ये निरंतर जारी रहेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जानकारी मिलना चाहिए। अब जानकारी कौन सी देना है? केवल 2 धाराएं, धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत जो जानकारी है वही नहीं देनी है। हम प्रशिक्षण में जब भी जाते हैं, कार्यशाला जब भी होती है, हम सब लोगों को यही बताते हैं कि आपको जानकारी देना है। ये कानून किसके लिए बना है? आम जनता की भलाई के लिए बना है। इसलिए जन सूचना अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो। कार्यशाला में आते हैं तो उनका शिकायत क्या रहती है? साहब ये तो हमको तंग करने के लिए देते हैं, हमको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत सारे शब्दों का यूज करते हैं। मैं सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये हमारे साथ समस्या आती है, वो शिकायत करते हैं। तो हमारा जवाब ये रहता है, देखिए यदि आप कोई आपको तंग कैसे कर सकता है जब तक आप तंग होना ना चाहें। तंग क्यों? भाई उसका सूचना के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक को जानकारी मांगने का अधिकार है, उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। शिकायत करते हैं साहब एक आदमी इतना आवेदन लगा रहा है, तो ये तो उसका अधिकार है आवेदन लगाने का। लेकिन फिर भी मेरा जो जितने इस सूचना के अधिकार में कार्य करने वाले हमारे मित्र हैं, उनसे भी निवेदन है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? जनता को जानकारी पहुंचाना। जो सरकार की कार्य विधि है, कार्य प्रणाली है, उससे लोगों को अवगत कराना। यदि हमारे जो आवेदक हैं वो थोड़ी भी बहुत भूल करते हैं, इस कानून के विपरीत काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, करते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो ठीक नहीं आता है। एक व्यक्ति 500 आवेदन, 400 आवेदन, 1000 आवेदन लगा रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? ये आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। आवेदक को अधिकार है, मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि आपको ये अधिकार है कि आप कितना भी आवेदन लगाएं, लेकिन उसके पीछे मंशा भी ठीक होनी चाहिए। आप ऐसा करके दूसरे के अधिकारों को तो वंचित तो नहीं कर रहे हैं, जिसको वास्तव में जानकारी की जरूरत है, ऐसे लोगों को आप वंचित तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। आप इस कानून के रखवाले हैं और इसलिए आपकी ज्यादा जवाबदारी बनती है। ऐसे कोई कर रहे होंगे तो आप उनको रोकने का प्रयास कीजिए, उनको बताइए कि भाई जानकारी जो लेनी है, जो जानकारी वास्तव में आपको चाहिए वही लीजिए, और ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। अब हम लोग इतना प्रयास करने के बावजूद भी जन सूचना अधिकारी नहीं आते, तो हमारे पास ये सब प्रथम अपील में आते हैं। अब हमारे एक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई प्रथम अपील अधिकारी कौन होना चाहिए? तो कम से कम जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन सूचना अधिकारी तो वो होता है, बाबू होता है, और वो उसी का हेड क्लर्क जो है प्रथम अपील अधिकारी बना देते हैं। तो कम से कम वरिष्ठ अधिकारी को बनाना चाहिए, अपीली अधिकारी उसको होना चाहिए। अपील में आदमी इसीलिए जाता है जब जन सूचना अधिकारी उसको कोई जानकारी नहीं देते हैं और या उसकी कार्य प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं होता है, तो अपील करता है। अपील करने का उसका अधिकार होता है। अब देखिए 2 स्थिति होती है, यदि जन सूचना अधिकारी कोई जानकारी नहीं देता है तो उसके पास विकल्प होते हैं कि भाई 30 दिन के अंदर यदि वो जानकारी नहीं दिया तो उसको अपील करना चाहिए, और दूसरा विकल्प होता है शिकायत। तो मैं 2-3 दिन से चर्चा चाहूंगा एक बार। जी सर एक बार माफी चाहूंगा, ये कार्यक्रम अभी हो सकता है वापस बंद हो, वापस हमें रीस्टार्ट, वापस उसी तरीके से हमें ज्वाइन करना है जिस तरीके से हमने पहली बार ज्वाइन किया था। जी ठीक है। जी सर, जी सर। 5 मिनट कितना समय लगेगा देवेंद्र जी?
सर ये बस होने वाला है, आधे मिनट्स में हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो मैं भी बंद कर दूं अभी कि जारी रखूं? नहीं सर, बने रहिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हाँ, बंद होगा, बस आपको वापस ज्वाइन अच्छा, करना है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब तक अपनी बात मैं हाँ चालू सर, रखूं? रख सकते हैं जी सर। अच्छा, तो मैं जो ये कह रहा था कि जन सूचना अधिकारी जो है जवाब नहीं देता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो प्रथम अपील कर सकता है धारा 19 के अंतर्गत, या धारा 18 के अंतर्गत वो शिकायत कर सकता है। ये उसका अधिकार है कि दोनों पद्धतियों में से किस पद्धति को वो चयन करता है। बस ये है कि धारा 18 के अंतर्गत यदि वो शिकायत करता है तो उसमें जानकारी नहीं दी जा सकती। हाँ, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उस पर कार्रवाई की जाती है धारा 18 के अंतर्गत। बस धारा 18 में यह है कि उसमें समय सीमा नहीं है और उसमें शुल्क जमा नहीं करना पड़ता। इसलिए बहुत सारे जो हमारे आवेदक हैं वो धारा 18 को पसंद करते हैं क्योंकि शुल्क जमा नहीं करना पड़ता और समय सीमा की बाध्यता भी नहीं है। इसलिए वो दोनों विकल्प उनके लिए खुले रहते हैं। और यदि आपको जानकारी चाहिए, मेरे सारे जितने भी हमारे अपिलार्थी हैं, आवेदक हैं, उनसे अनुरोध है, जानकारी चाहिए तो कम से कम आप अपील कीजिए। अपील करेंगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी। और यदि जन सूचना अधिकारी ने गलत कार्रवाई की है या प्रथम अपील अधिकारी ने कोई गलत कार्रवाई की है, गलत आदेश पारित किया है, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग जब जन सूचना अधिकारी आपको कोई जानकारी नहीं देता है तब आपको दोनों विकल्प में से जानकारी चाहिए तो आप अपील कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मुझे जानकारी नहीं, इस पर कार्रवाई करना है, तब ऐसी स्थिति में शिकायत का आप अवलंबन ले सकते हैं, शिकायत का उदाहरण ले सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में समय सीमा नहीं है, शुल्क जमा नहीं करना पड़ता है, इतना ध्यान रखिए। और अपील में शुल्क जमा करना पड़ता है और उसके लिए समय सीमा की बाध्यता है। तो इतनी जानकारी आप लोग रखें तो पवार साहब अगर आप जुड़ चुके हैं तो अनम्यूट करें। पवार साहब। जी देवेंद्र जी। जी सर, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, एक बार फिर आप वापस अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी, सभी साथी धैर्य पूर्वक बातों को सुने, काफी अच्छी जानकारी हमें मिल रही है और हमें ये समझ में आ रहा है कि आयोग में बैठे हुए जो आयुक्त हैं और महान वह लोग हैं वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और इस एक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। हमें मिलकर इस व्यवस्था को बेहतर बनाना है, जिसके लिए आज मोहन पवार जी ने हमें समय दिया है, जिसका हमें उपयोग लें और उनकी समझ को हम समझें वो क्या बोलना चाह रहे हैं हमें, ताकि हम अपने भूल से बचें किसी भी। पवार जी आप प्लीज अनम्यूट करें, हमारे साथी वापस सब जुड़ चुके हैं, आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं सर।
जी धन्यवाद देवन जी। जी सर। मैं चर्चा कर रहा था आप सबसे कि जन सूचना अधिकारी यदि कोई जानकारी हमको 30 दिन में नहीं देता है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, अपील में जाने का और शिकायत में जाने का। तो अपील में कब जाना चाहिए, कब शिकायत में जाना चाहिए, ये आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और जब हमारे पास क्या होता है कि जब सेकंड अपील में आते हैं तो वो जन सूचना अधिकारी क्या शिकायत करते हैं, क्या लिखते हैं कि साहब इन्होंने तो अपील नहीं किया, सीधा शिकायत कर दिया है। अरे तो शिकायत करने का अधिकार तो उसका है। मेरी आवाज आ रही है देवन जी? सर आवाज आ रही है आपकी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा होगा सर। थैंक यू सर। अच्छा वीडियो ऑन नहीं है ना? जी सर। वीडियो ऑन है अभी? अब ऑन है सर, अब ऑन है। जी 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 ठीक है, जी धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे पास जन सूचना अधिकारी क्या लिखता है जब सेकंड अपील में आता है, तो लिखते हैं साहब इसने तो प्रथम अपील किया नहीं है, इसलिए इसका अपील हम बार-बार प्रथम अपील अधिकारी को ये कहते हैं कि जैसे जन सूचना अधिकारी को हम बार-बार ये कहते हैं कि आवेदन को आप स्वयं पढ़िए, वैसे ही हम जितने भी कार्यशाला होती है, खासकर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ कि मैंने जहां-जहां भी कार्यशाला किया है, जहां-जहां भी इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, मैंने प्रथम अपील अधिकारी को भी कहा है कि आप जैसे जन सूचना अधिकारी को उस आवेदन को पढ़ना चाहिए, वैसे ही आप स्वयं पढ़िए उसके अपील को। अपील का मतलब है वो आदमी पीड़ित पक्षकार आपसे न्याय मांगने आया है, तो उसकी महत्व को समझिए आप। आपसे न्याय चाह रहा है, आपके पास याचना कर रहा है। तो आप अधिकारी हैं, अपीली अधिकारी, तो इस बात की गंभीरता को समझें और उस आवेदन पर कार्रवाई करें। पहली बात, एक बार आवेदन को पढ़िए, उसके बाद आप जो भी निर्णय लेना है लीजिए। अब उसमें ये लिखा रहता है कि भाई अपीली अधिकारी को अधिकार को 30 दिन में पालन करना चाहिए, 45 दिन का समय है, ये पढ़ लिए हैं। हर बार ये देखा जाता है कि 45वें दिन, 40वें दिन कर रहा है, तो ये पद्धति बिल्कुल गलत है। 30 दिन का समय जो है वो आदर्श स्थिति है, विशेष परिस्थितियों में ही उसको 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन ये कोई थंब रूल बना लिया इन्होंने कि 45 दिन में देना है। तो हम बार-बार उनको बताते हैं कि ये गलत है, आपकी धारणा गलत है, 30 दिन में आपको कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी करना है। कई बार ये ऐसा होता है कि अपीलीय अधिकारी, जैसे मैंने कहा और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो पढ़ते नहीं हैं, बाबुओं के भरोसे में रहते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारी के भरोसे रहते हैं और सीधा-सीधा जो बाबू बना के लाता है उस पे दस्तखत कर देते हैं। जन सूचना अधिकारी लिख रहा है कि ये जानकारी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें दस्तखत कर देते हैं, उसमें लिखा है 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन के अंदर, और उसको काटते भी नहीं है, निःशुल्क जानकारी दे दी जाए। ये स्थिति आती है हमारे सामने और हम अपीलीय अधिकारी को ये बिल्कुल सबके सामने हम ये पूछते हैं कि आपने इस आवेदन को पढ़ा है? जन सूचना अधिकारी ने जो जवाब दिया उसको पढ़ा है? नहीं पढ़ते हैं वो। बाबुओं के भरोसे रहते हैं, दस्तखत कर देते हैं। जब आपका जन सूचना अधिकारी लिख रहा है कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है, तब आपको ऐसे आदेश पारित नहीं करना चाहिए। मतलब आप आयोग के काम को बढ़ा रहे हैं, इस कानून की मंशा के विपरीत जा रहे हैं, ऐसा हम बार-बार उनको निर्देश देते हैं। कई बार ये होता है कि वो लिखा है कि शुल्क जमा करने के लिए पत्र लिखा, शुल्क जमा नहीं किया, इसलिए मैं जानकारी नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो टाइप्ड कॉपी है, दस्तखत करना है और वो दस्तखत कर देते हैं। अपीलीय अधिकारी ऐसा करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा मेरा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं हमारे पास दैनिक कार्य में, तो हम इस बात को बार-बार अपीलीय अधिकारियों को कहते हैं कि आप लोग उस अपने जन सूचना अधिकारी ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को भी पढ़िए और अपीलार्थी जो लिख रहा है उसको भी पढ़िए, तब आप निर्णय दीजिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी कई बार निर्णय ही नहीं देते, रखे रहते हैं। अब जब द्वितीय अपील की कार्रवाई शुरू होती है, तब पता चलता है उनको कि प्रथम अपील में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आप अपीलीय अधिकारी किस लिए बने हैं? आपके जन सूचना अधिकारी उनके साथ न्याय नहीं किए और न्याय की गुहार लेकर यदि आपके पास आते हैं, तो आपका दायित्व है जो भी निर्णय लेना है, निर्णय लीजिए और निश्चित समय सीमा के भीतर लीजिए और निर्णय लेकर उसको सूचित कीजिए। कई बार हमारे समय समस्या आती है कि आदेश तो पारित कर दिया गया है, भेजा नहीं गया है उसको।
तो ऐसे आदेश का क्या औचित्य है कि एक अपीली अधिकारी जो है वो आदेश पारित कर लेता है और अपने पास रखा हुआ है, तो हमारे जो अपीलार्थी हैं, हमारे जो आवेदक हैं, उनको क्या जानकारी मिलेगी? तो ये भी हम हमेशा करते रहते हैं कि वो आदेश पारित नहीं करते, आदेश पारित कर देंगे तो उसको भेजते नहीं, या ऐसा उल्टा सीधा आदेश करते हैं, जन सूचना अधिकारी क्या लिखा है, अपीलार्थी क्या मांग कर रहा है, क्या उसका आवेदन है, उसको पढ़ते नहीं है और इस ऐसी कार्रवाई कर देते हैं। अब यदि मान लो अपीली अधिकारी पढ़ लिया, आदेश पारित कर दिया, तो हमारे यहाँ एक्ट में प्रोविजन है कि प्रथम अपीली अधिकारी अपने आदेश का पालन स्वयं कराएं। अब वो क्या समझता है कि मैंने आदेश पारित कर दिया, उसके पक्ष में पारित कर दिया, 30 दिन में निःशुल्क जानकारी दी जाए, आदेश भेज भी दिया। अब सेकंड अपील में हमारे पास आता है कि भाई साहब हम ये आदेश हमको प्राप्त हुआ, उसके बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, हम प्रथम अपीली अधिकारी को भी चिट्ठी लिख दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे आदेश का क्या औचित्य है, ऐसे आदेश पालन करने का क्या औचित्य है? हम बार बार अपीली अधिकारी को ये कहते हैं कि यदि आपने आदेश पारित किया है तो अपीली अधिकारी का ये दायित्व है, इसका नैतिक कर्तव्य है कि उस आदेश का पालन स्वयं कराएं। फिर उसको बेचारे को, हमारे अपीलार्थी को, आवेदक को सेकंड अपील में आने की आवश्यकता क्या है? यदि आपका आदेश है, आदेश का पालन कराइए, सेकंड अपील में आएगा नहीं, उसको आने की जरूरत नहीं है, शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है उसको। तो ऐसी गलतियां हमारे अपीली अधिकारी करते हैं, इसलिए हम उनको बार बार ये निर्देश देते हैं कि ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, और जो अपीली अधिकारी है वो स्वयं इस आवेदन को पढ़ें, आदेश को पारित करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। केवल आदेश पारित कर देना, एक टाइप फॉर्म रख लिए, उसमें 30 दिन, 15 दिन, 25 दिन में निःशुल्क दिया जाए, ये बिल्कुल गलत पद्धति है। इस पद्धति को समाप्त करना चाहिए, और ऐसे यदि प्रथम अपील अधिकारी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी। अब सूचना आयोग के पास प्रथम अपील अधिकारी के कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं, अनुशंसा, केवल अनुशंसा कर सकते हैं। तो ये तो इसकी धार को भोथरा करने के बराबर मैं समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत मत है कि अपीली अधिकारी पर जब कार्रवाई नहीं होगी तो वो तो निरंकुश रहेगा, वो जैसा चाहेगा वैसे करेगा, उस पर तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है। तो वो क्यों ऐसा काम करेगा और ऐसी चिंता क्यों करेगा? तो इसलिए हम, हमारे पास अधिकार है अनुशंसा करने, हम सीधे किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते, हम अनुशंसा करते हैं। हम उनके जो मुख्यालय में जो सचिव होते हैं उनको लिखते हैं कि भाई ये है, इसको पेनल्टी लगाई जा रही है और इस पर अनुशासन कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है, और कृपया इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें इस पर कार्रवाई करके। लेकिन ऐसे सैकड़ों आवेदन पड़े हैं, ऐसे आदेश होते हैं जिस पर हम सचिव स्तर के लोग कोई कार्रवाई करके हमको सूचित नहीं करते। अधिकांश स्थिति ऐसी है कि हम लिखते हैं सचिव को कि आपके प्रथम अपीली अधिकारी ने ये कार्रवाई गलत की है या कार्रवाई नहीं की है, या जन सूचना अधिकारी ने की है, इन पर हम पेनाल्टी लगा रहे हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम अनुशंसा कर रहे हैं, कृपया इन पर कार्रवाई करके आयोग को सूचित करें। अब इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं आती है, कोई सूचना नहीं आती। हाँ, कुछ लोग बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, वो सूचना का पालन कराते हैं। कई बार होता है हमारे पास से यहाँ से सूचना पत्र जाते रहता है, ना प्रथम अपील अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं, न उपस्थित होते हैं, न जन सूचना अधिकारी उपस्थित होता है।
तो हमारे पास तो कोई ऐसा अधिकार नहीं कि वारंट जारी करें, उनको गिरफ्तार करके बुला लें। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि भाई हम उनके सचिव को पत्र लिखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनके सचिव भी उनको पत्र लिखते हैं कि भाई सूचना आयुक्त के द्वारा ये शिकायत आई है आपकी, ना आप उपस्थित हो रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, तो आप उपस्थित रहिए। उसके बाद भी कार्रवाई में आते नहीं है, तो हमको पेनाल्टी लगाने के सिवाय और उस पर कार्रवाई करने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सूचना आयोग कोई पेनाल्टी लगाने वाली संस्था नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य जो है उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य है कि आम जनता को जानकारी चाहिए, जो जानकारी मांग रहे हैं, जो जानकारी देने योग्य है, वो जानकारी लेने का उसको अधिकार है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। कर्मचारी की क्या समस्याएं हैं, वो बताता है कि साहब मेरे पास काम का बोझ इतना है, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, आपके डिपार्टमेंटल समस्या है, इसके लिए आप अपने उच्च अधिकारियों से बात कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। इसके लिए आवेदक अपीलार्थी सफर नहीं करेगा। अब होता यह है कि अपील करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे पास दूसरा रास्ता उसके पास ये रहता है, हमारे अपीलार्थी या आवेदक के पास सेकंड अपील में आता है। अब सेकंड अपील में जब हमारे पास आता है, तो देखते ये हैं कि भाई हम यहाँ से सूचना पत्र जारी करते हैं, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हम प्रथम अपील अधिकारी को भी बार बार ये कहते हैं कि आप जो नोटिस भेजते हैं उसमें कम से कम इतना समय, निश्चित समय होना चाहिए कि उस सुनवाई तिथि के 7 दिन पूर्व अपीलार्थी को या जन सूचना अधिकारी को आपके अपील की सुनवाई की नोटिस जाने चाहिए। बार बार ये निर्देश रहता है, तो इसका पालन हो भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी इसकी शिकायत आ रही है। अब होता है कई बार प्रथम अपील अधिकारी क्या करता है, मैं 2 बार नोटिस दिया, ये अपीलार्थी आया नहीं, इसलिए वो खारिज कर देता है। तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आपके पास जो दस्तावेज हैं उसके आधार पे केवल अपीलार्थी आपके प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, इसी के लिए आप उसके आवेदन को खारिज नहीं कर सकते। ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये हम उनको बार बार समझाइश देते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। अरे आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्रथम जन सूचना अधिकारी का जो निर्देश है, जो भी उसका आदेश है या जो कार्रवाई है, वो आपके पास है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में अपने अपील के कारण को लिखा है, आधार को लिखा है, उसके आधार पर आपके पास डॉक्यूमेंट है। निर्णय आप लीजिए, पक्ष में लीजिए, विपक्ष में लीजिए, लेकिन केवल यदि कोई अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए यदि आपने खारिज किया है तो ये गलत है, उनके प्रति अन्याय है। ये हम बार बार सेकंड अपील में आते हैं, सुनवाई में हमारे यहाँ से नोटिस जाती है, हमारे यहाँ पर्याप्त समय दिया जाता है, जैसा हम दूसरों को कहते हैं उसका पालन भी हम लोग करते हैं कि कम से कम 7 दिन पहले उसको आवेदक को, अपीलार्थी को और जन सूचना अधिकारी को वो नोटिस मिल जाए। अब देखिए सरकार इसके लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि आपको आयोग तक आने की आवश्यकता नहीं। आप अपने जिले में जाइए, एनआईसी रूम में बैठिए, जिला कार्यालय या जहाँ एनआईसी रूम बना है वहां जाइए। सरकार तो जनता को लाभ पहुंचाने के लिए इतनी व्यवस्था कर रही है। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि कोरोना काल में भी हमारा आयोग बंद नहीं रहा, जो एकदम से जो लॉकडाउन 100% रहा, कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, वैसी स्थिति में ही हम वहां जा नहीं पाए हैं। और लेकिन बाकी प्रांतों के अपेक्षा छत्तीसगढ़ में लगातार ये हमारा कार्यालय जारी रहा है, लोगों को जानकारी देते रहे हैं, हम कार्रवाई करते रहे हैं, सुनवाई करते रहे हैं। मेरा ये आग्रह है कि सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है कि आप एक 10 रुपए का आवेदन दीजिए, आपको आने की आवश्यकता नहीं, ये आपका अधिकार है। जन सूचना अधिकारी को भी है रायपुर तक आने की आवश्यकता नहीं, सेकंड अपील की सुनवाई में अब प्रथम अपील अधिकारी को आने की आवश्यकता नहीं। हम ऐसी स्थिति में जब कोई जवाब नहीं देता है या एनआईसी में उपस्थित नहीं होता, हम उसको व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए लिखते हैं। और खासकर मैं जितने भी सूचना पत्र जारी करता हूं, ऐसे जन सूचना अधिकारियों को और इवन अपीली अधिकारी को भी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए लिखता हूं कि आपको इतना सूचना पत्र जारी किया गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप उपस्थित भी नहीं हुए, ना आप किसी प्रतिनिधि को भेजे। तो हम ऐसी स्थिति में उसको व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए लिखते हैं, और व्यक्तिगत उपस्थिति होने के बाद भी ये बार बार नोटिस जाए, बार बार जाए, तो ये तो उनकी लापरवाही है। प्रथम अपीली अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, मैं समझ सकता हूं, आप लोग भी समझ सकते हैं, उसके पास काम की अधिकता होती है। इसका मतलब काम की अधिकता होने का मतलब अपने काम के प्रति लापरवाही करें, इस सूचना के अधिकार के आवेदन पर लापरवाही करें, ये
किसी दृष्टि से भी उचित नहीं है। कई बार होता है कि जन सूचना अधिकारी अपने प्रतिनिधि को भेज देता है, अपीलीय अधिकारी भी अपने प्रतिनिधि को भेज देता है। अब हमारे पास अपील की सुनवाई में आती है, देख लीजिए आप, सूचना आयोग में सेकंड अपील की सुनवाई हो रही है। अब एक व्यक्ति आता है और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है। कैसे आए हो? वो साहब वो भेजे हैं तो आ गया हूँ। आज जिस प्रकरण के बारे में सुनवाई, उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानता। क्यों आए हो? वो साहब बोले हैं चले जाओ, मैं आ गया हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि आपके अपीलीय अधिकारी या जन सूचना अधिकारी क्या आज अवकाश पर हैं या दौरे पर हैं? वो बोलता है साहब अब वो तो दफ्तर में बैठे हैं। तब मैं उसी समय उनसे फोन से बात करता हूं या उनको बोलता हूं कि आप अपने अपीलीय अधिकारी या जन सूचना अधिकारी से मुझे तुरंत बात कराइए। यदि वो दफ्तर में हैं, प्रवास में नहीं है, तो ऐसा क्या कारण है कि वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज रहा है, सहायक ग्रेड 3 को भेज रहा है? अब सूचना हम सुनते हैं, हमको सुनने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन उस एक्ट के बारे में, उस प्रकरण के बारे में अब अंबिकापुर से कोई आवेदन किया है और बेचारा इतना परेशान है, सेकंड अपील की सुनवाई होते-होते 2 साल 3 साल लग जाते हैं। अब तीसरे साल में भी उसको न्याय नहीं मिल पाएगा, तो इस सूचना के अधिकार का अधिनियम को कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ समय सीमा का महत्व है, समय पे काम करें लोग, तो ही इसको ठीक से पालन किया जा सकता है। ऐसी निर्देश, ऐसी कार्रवाई हम लगातार करते हैं। अब हमको पावर ये दिया है कि आप 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए पेनल्टी देता है। मैं इसको पर्याप्त नहीं समझता हूँ। आप साहब ये बताइए, जो 25 करोड़ का घोटाला कर लिया है, तो मान लो वो जानकारी नहीं देना चाहेगा, तो वो उसको तो मालूम है कि मेरे पास क्या होगा, जिसके भी 25,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। तो ये कार्रवाई और इस पे सुधार होना चाहिए, इस कानून पे बहुत सुधार की गुंजाइश है। हम हमारे जो जन सूचना अधिकारी हैं, अपीलीय अधिकारी हैं, उसकी बातों को ध्यान रखते हुए हमारे जो अपीलार्थी हैं, जो सूचना के अधिकार में आवेदन लगाते हैं, आम जनता को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उनका मूल उद्देश्य जो है वो जानकारी लेना है। और मैं दूसरी बात, विपरीत बात भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि सुनवाई में आते हैं तो जानकारी मिल गई है? हाँ, मिल गई है साहब। तो मैं तो लिख के भेज दिया हूँ साहब आपके पास। बस क्या लिखे हो भाई? जानकारी मिल गई है, मैं संतुष्ट हूँ, कोई कार्रवाई न किया जाए। तो हमको पता रहता है कि संतुष्ट होना मतलब क्या है? मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं उस बात को कि ऐसा क्या कारण है कि आदमी जो है वो 3 साल तक अपील करता रहा, प्रथम अपील, सेकंड अपील, और आप सुनवाई में आके संतुष्ट हो गया। तो हम पूछते हैं आपको जानकारी मिल गई है? तो सीधे बोलता है हाँ साहब मिल गई है। कितने पेज की है? कितने पेज की है पूछते हैं तो बंगले झपकने लगता है, क्योंकि उसको जानकारी मिली नहीं है। वो संतुष्ट हो जाता है और उसकी संतुष्टि का कारण हमको समझ में आ जाता है। आप भी समझ जाते हैं। तो ऐसे लोग को आप लोग भी चिन्हित कीजिए। आप इस कानून के रखवाले हैं, इस कानून को जानने वाले हैं और इस में आपकी मंशा ठीक है, तो ऐसे जो लोग घुस रहे हैं, ऐसे लोग जो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, मेरी बात से आप लोग भी सहमत होंगे। तो ऐसे लोगों को बताइए कि वो हमारे से बार-बार ये कहते हैं साहब उनको कुछ नहीं चाहिए, जानकारी नहीं चाहिए, पेनल्टी लगाइए। हम कहते हैं पेनल्टी भी लगाएंगे, आपको जानकारी भी देंगे, नहीं साहब मुझे जानकारी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या चीज हो जाता है कि जो आदमी संतुष्ट भी हो जाता है और जानकारी भी नहीं लेता है और लिख देता है मैं संतुष्ट हूँ। तो ऐसी चीजें से बचना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, आम जनता को परेशानी ना हो, हर आदमी जिसको जो जानकारी चाहिए वो मिलनी चाहिए। अब होता यह है कि एक व्यक्ति है वो सभी जगह दफ्तर खोल के बैठे हुए, ब्रांचेस हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं जो मेरी प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बातें हैं,
हो सकता है इसमें कितना गलत है कितना सही है, लेकिन ऐसा होता है कि आज हर जगह दफ्तर खुला है, ये यहाँ दफ्तर खुला है, इसका ब्रांच ऑफिस है, उसके कर्मचारी हैं। तो ऐसी जानकारी का उद्देश्य क्या है, ये आप लोग भी इसको समझिए। और मैं समझता हूँ कि जानकारी मांगने का अधिकार है, आप रोज 500 आवेदन लगाइए, 5000 आवेदन लगाइए, उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है उसको पूरा होने दीजिए। जिनको जानकारी है, जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ अन्याय मत कीजिए। इसके बारे में जो गलत भ्रांतियां, गलत आरोप लगाते हैं, मैं उस आरोप को मानता नहीं हूं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी बातें होती है और ऐसे प्रकरण आते हैं हमारे सामने कि वो संतुष्टि का कारण बताते हैं, और कई लोग तो हमको शपथ पत्र में लिख के देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे जानकार, जो ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जिसका मूल उद्देश्य है लोगों की भलाई करना, देश की सेवा करना, यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त करना और पारदर्शिता लाना, ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए, ये आप लोगों की भी जवाबदारी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आपको बता दिया। सूचना आयोग में हमारे पास दैनंदिन जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, जैसे स्टाफ की कमी है, दूर होने का अभी देखिए प्रयास कर रहे हैं, आयुक्तों की कमी है, इसलिए पेंडिंग होता है, और वो देर से जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं मिलने के बराबर ही है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, आप भी इसको मानते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम हर साल 5000 आवेदन आते हैं, और आयुक्त तो और इसकी सीमा है, काम करने की क्षमता है। तो ये सब सारी बातें हैं, और हम अपने स्तर भी प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग जागरूक नागरिक हैं, और आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कीजिए, और आप और हम मिलकर, आपका भी उद्देश्य है जानकारी दिलाना, जानकारी लेना, और हमारा उद्देश्य है कि आम जनता तक जानकारी पहुंचे, ये हमारा भी उद्देश्य है। तो आप और हम मिलकर ये काम करें तो कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी। कुछ कठिनाइयां होगी, कुछ सुझाव आपके होंगे, उस सुझाव को हमारे तक भेजिए। हमारी जो बातें हैं हम उसमें और कुछ जोड़ के हम जहां तक भेज सकते हैं, जहां तक हमारी पहुंच है और जहां तक हमको अधिकार है, ऐसे फोरम पर, ऐसे अधिकारियों के समक्ष हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं समझता हूँ मैं अपनी बात अब यही समाप्त करता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, और विशेषकर देवेंद्र जी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। आप सबों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। सर आभारी तो हम आपके हैं, आपने हमें बहुत सारी पवार जानकारी दी आज। पवार साहब आपने नमस्कार। बहुत ही छोटे शब्दों में हमें बहुत सारी बातें बताई, हमें सिक्के के उन दो पहलुओं को दिखाया कि एक पहलू जो हम देखते आ रहे हैं और दूसरा पहलू जो आप लोग देख रहे हैं, जिस पर सिर्फ मेरा इतना ही आपसे एक निवेदन था कि सर हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उससे हम अपने चीजों को कैसे बेहतर कर सके। यह एक बहुत बड़ा हमारे साथ इशू बना हुआ है, क्योंकि हम कई आयोगों में कई लोगों को, कई आयुक्तों को हम देख रहे हैं जो आगे बढ़कर उन तकनीकों के माध्यम से नई नई चीजों को लाकर आयोग को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जिससे आम जनता को जो है लगातार फायदा बढ़ रहा है, उन लोगों के सुनवाई में तेजी आ रही है, और वो भी संतुष्ट है उस प्रक्रिया से जो एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के दौर की तरफ हमें लेके जा रही है। इस पर अगर आप कुछ हमें मार्गदर्शन दें, और आयोग क्या सोचता है, छत्तीसगढ़ आयोग इसके प्रति, उस पर भी कुछ बताएं। देखिए देवेंद्र जी, पवार अभी साहब, जब जी जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, आप कहें सर, जवाब दें। जी पवार साहब, मैं जी, देवेंद्र जी से क्षमा चाहूंगा। जी पवार साहब, मैं राज मिश्रा चिरमरी। अच्छा बोलिए मिश्रा जी। जी बताइए मिश्रा जी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए किस कार्यक्रम में आपको आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, और हम सब की ओर से हृदय से धन्यवाद आपको। पवार साहब, एक विनती करना चाह रहा था, अगर आप अनुमति दे तो। जी 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 अवश्य। जी जी शुक्रिया पवार साहब। जी पवार साहब, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कई वर्षों से जानता हूं। अच्छा, मैं जानता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं। जी 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 धन्यवाद पवार साहब। मैं आपसे जो विनती करना चाह रहा था वो ये था जी कि पवार साहब, आप आज इस जूम मीटिंग में आ गए, उपस्थित हुए, और आपका ये आज का बात 75 जी आवाज जी जी आपको मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं, आवाज साफ हो जी जाएगी। जी 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 पवार साहब,
आपकी हाँ, ये जी, बात 75 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हमारे पूरे देश में सुन रहे हैं। मेरा एक विनती ये था पवार साहब कि जी, जैसे जी, आप ये वीडियो में आके, मैं अपने बेडरूम में बैठा हूं जी, और आपको सुन रहा हूं और आपसे काल में एक बार इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो हाँ, कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर देते जन सूचना अधिकारी और अपीलार्थी या शिकायतकर्ता के साथ। वो जानकारी को उसके वेबसाइट पर, मतलब आवेदक का आवेदन और दी गई जानकारी वेबसाइट पर डला दी जाती। जैसा मैं कहना चाह रहा हूं, 2012 में मेरे ही जनहित याचिका पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था कि धारा 4 का पालन अगले 6 महीने में करें सभी विभाग। 24 सितंबर 2012 का ये ऑर्डर था। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये हो नहीं रहा है। यदि आपके टाइम में अगर जो सूचना कोई भी ग्राम पंचायत का सचिव अगर किसी व्यक्ति को दे देता है, वो सूचना अगर वेबसाइट पर आ जाती, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेशन लगने बंद हो जाते और सूचना आयोग का बोझ भी कम होता। धारा 4 का पालन कराने के लिए हमारे ओर से किसी भी, माफी चाहता हूं, किसी भी सूचना आयोग के ओर से, किसी भी सूचना आयुक्त की ओर से, क्या मिंज साहब हो, सर्जियस मिंज साहब हो या विजय वर्गीय साहब, किसी ने भी सार्थक प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं बहुत दुखी और खिन्न हूं। शुक्रिया पवार साहब। ठीक है सर, जैसा कि मेरा सवाल अधूरा रह गया था कि जो जी, संसाधन जी, हमारे पास हैं उस पर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर या मोबाइल पर सुनवाई की जो चर्चा की बात है, ये तो आयोग की स्वयं की शिक्षा है, वो अधिकार है कि वो किस तरीके से सुनवाई करना चाहता है, जिसमें दोनों ही पक्ष उस संबंध में अपने पास सुविधाएं रखते हो।
क्योंकि मोबाइल एक सामान्य साधन है, लोगों के पास सभी तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे कि एनआईसी है। आज की डेट में एनआईसी में जाना भी कम खतरे से खाली नहीं है। कोविड के दौरान वहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर भी लोग काफी मात्रा में रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो असुरक्षित व्यवस्था है। जैसे कि मैंने स्वयं इसके लिए मोबाइल पर सुनवाई के लिए आवेदन किया हुआ है आयोग पर। इस पर मुझे राउत साहब ने पर निजी तौर पर यह भी कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो क्या आप इस पर कुछ हमें प्रयास करके हमको भी इस तरीके की सुविधाएं कुछ उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करा सकते हैं। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूँगा, मैं जितना संभव। लेकिन अभी हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं, उसका कोई लिखित मेरे पास भेज दीजिए, तो मेरे पास एक आधार रहेगा और मैं उस आधार पे, जैसे कि अपने राजकुमार मिश्रा जी ने भी कहा, आप भी कर रहे हैं, तो मुझे चर्चा करने में सुविधा होगी। मैं हर स्थिति में उनसे चर्चा करूँगा, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम ये तो अभी तो हम लोग 3 ही आयुक्त हैं, यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और हम 2 आयुक्त। जी सर। तो ये बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में है और बाकी जगह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, हाई कोर्ट की सुनवाई जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, तो हम इसको ऑनलाइन जो है, अभी हम जो चर्चा इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, आप सबसे जुड़े हुए हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये थोड़ा सा एक था, मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, कई बार क्या होता है कि आवेदक लिख के देता है, साहब मैंने कोई आवेदन ही नहीं लगाया, और रामलाल यदि आवेदक है तो श्यामलाल उपस्थित होता है। तो ऐसी स्थिति में केवल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि जी, इसकी पहचान तो मोबाइल नंबर पे करना बहुत आसान होता है सर। मोबाइल नंबर के जरिए से इसकी पहचान सरल हो जाती है, अगर वो आवेदन में उसने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसको लिखा हुआ है। क्योंकि आप जो भी ईमेल का जो उसको पासवर्ड भेजेंगे, वो पासवर्ड वही उपयोग कर पाएगा जिसको आपने भेजा है। ये व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध होती है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम उन्हीं नंबर्स पे ही कॉल कर रहे हैं जो आवेदन में मेंशन है, तो ये उसका पुख्ता प्रमाण है। अगर इसके बावजूद भी लगे तो हम उससे उसकी आईडी, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसकी वो भी पहचान जो देना चाहें देकर उस पर भी काम कर सकते हैं। आदरणीय पवार साहब, आदरणीय पवार साहब, राजकुमार मिश्रा से जी पवार साहब, ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं ना, मैं 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक रिट फाइल कर चुका हूं, नोटिस आपको हो चुका है सूचना आयोग को। ये सारी समस्याएं 2018 में निराकरण करते हुए उस रिट में मैं उल्लेख कर चुका हूं। अच्छा, सारी समस्याएं ना, सारी समस्याएं का निराकरण उस रिट। जी जी, निर्णय इसमें कुछ हुआ है क्या? सूचना नहीं, निर्णय नहीं हुआ। सूचना आयोग को नोटिस हुई थी, सूचना आयोग के द्वारा आज दिनांक तक, सॉरी मार्च के बाद तो कोरोना आ गया, हाईकोर्ट में प्रॉपर केस की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये मार्च तक 2018 के मेरे रिट पिटीशन में सूचना आयोग मार्च 2020 तक रिप्लाई फाइल नहीं की है, और रिप्लाई फाइल नहीं करने के कारण से केस अभी तक पेंडिंग है। दुर्भाग्य है, निश्चित रूप से मैं माफी चाहता हूं। अगले महीने से आप भी आम आदमी हो जाएंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपको भी सूचना के अधिकार पर आवेदन कहीं लगाना पड़े, तो देखेंगे आप कि हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक भ्रष्टाचार बाहर निकालना पवार साहब बेहद कठिन है। हमारा जीवन संकट में होता है, हम बहुत सारे पैसे, धन, समय, ऊर्जा सब लगाते हैं, लेकिन इसमें हमारे बापा पप्पा की जमीन या जागीर नहीं बढ़ती, किसी भी तरह से हम लोगों का धन संपत्ति नहीं बढ़ता। देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए जी जान से लगे हुए हैं सारे आरटीआई एक्टिविस्ट। कुछ अपवाद को छोड़ के हम लोगों को ना तो सूचना आयोग से कहीं सहयोग मिलता है, ना राज्य सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी सरकार हो। बहुत अपार तकलीफ होता है पवार साहब, जब हम 50 रुपया खर्च करते हैं प्रथम अपील में, हमारे दिन भर के चौथाई मजदूरी के बराबर होता है वो राशि। सूचना आयोग में 100 रुपया खर्च करते हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता और ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी सूचना आयोग के पास इतना ज्ञान नहीं होता कि उनके ऑर्डर का कंप्लायंस वो खुद कैसे कराएं। सभी लोगों को ये पता है जो कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको पता है कि अगर कोई सूचना आयुक्त, माफी चाहता हूं श्री मोहन पवार, अगर कोई ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कर देते हैं तो चीफ सेक्रेटरी उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता।
सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं, ठीक है, आप अपनी पीड़ा रख सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा होता है कि लिखते हैं हम लोग और उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती, हमको कोई अधिकार नहीं है, हम हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तो हमको उन पर कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए ना। हम क्या अनुशंसा कर सकते हैं? एक में हमको है पवार साहब, है पवार साहब, आईपीसी की धारा 177, 178 आपके पास है। अच्छा, आप चीफ सेक्रेटरी को के खिलाफ भी स्थानीय कोर्ट में परिवाद पेश कर सकते हैं, केवल लिख के एक लेटर भेजेंगे, उनके खिलाफ 177, 178 आईपीसी पर कार्रवाई हो जाएगी। जी सर, आप हम लोगों के अनुरोध को कृपया ऊपर पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग भी बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं और आपको अपना एक साधन देख रहे हैं जो हमारी आवाज को पहुंचा सकेगा। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ राज्य में उपभोक्ता फोरम बना हुआ है, जो उपभोक्ता आयोग है उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहा है, महिला आयोग महिलाओं के लिए काम कर रहा है, बाल आयोग बाल बच्चों के लिए काम कर रहा है, लेकिन सूचना आयोग से कई बार लोग कुंचित रहते हैं कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है सरकार के लिए। इसके लिए हमें पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की बहुत जरूरत है। खासकर अगर हम ये भी कुछ व्यवस्थाएं ला सके कि सुनवाई को हम तेजी लाने के लिए लोक अदालत की तरह से एक कॉमन अदालत लगा लें। कई बार हमने देखा है कि खंडवा में, इंदौर में और कुछ राज्यों और जिलों में इस तरीके की लोक अदालत भी लगी हैं, जहां पर प्रकरणों की सुनवाई यथाशीघ्र हो गई है। इस पर आप अपना कुछ मत या विचार रखें सर। नहीं, मेरे ख्याल से एक आध जगह होगी, मेरी भी उसकी जानकारी नहीं है कि सूचना आयोग में लोक अदालत हो, और हो भी तो बढ़िया होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि क्यों ना हो, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लोगों को न्याय मिल नहीं मिल रहा है, और जो जानकारी 4 साल बाद 5 साल बाद मिले तो वो जानकारी का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए मैं सैद्धांतिक रूप से आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके प्रैक्टिकल रूप से यदि कोई व्यवस्था बनती है तभी हम कर पाएंगे। इसमें लोक अदालत करना किसी सूचना आयुक्त का या मुख्य सूचना आयुक्त का अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बारे में जो हमारे जो विभाग है उसके तरफ से कुछ आए, या हम क्या प्रयास कर सकते हैं, आप हमको बता दीजिए, हम उतना प्रयास कर लेंगे। सर, अगर इसमें हम प्रार्थी लोग इस पे निवेदन आपके समक्ष करें तो आप इसमें एक साधारण नोटिस जन सामान्य के लिए डाल दें कि सभी विभागों के पास जो भी है, अगर जानकारी उपलब्ध है तो वो आवेदक को उपलब्ध। जी देवेंद्र जी सर, तो अगर हम इसमें एक साधारण सी प्रक्रिया अपनाएं कि यदि हम एक कॉमन नोटिस स्थिति में जारी करें जिसमें हम सभी विभागों को लिखे कि अगर उनके पास जानकारी उपलब्ध है तो वो जितने भी अपराधी हैं उनको जानकारी से उपलब्ध करवा दे। अगर वो इस तरीके के अदालत में या लोक अदालत की कॉमन वेब के जरिए से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम उन्हें शास्ति और जुर्माने से माफ कर देंगे। लेकिन अगर वो इस पर सहयोग नहीं बरतते हैं जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद भी और नियमों के अंतर्गत उसके आवेदन होने के बाद भी, तो इसके लिए हम आगे उनको इस चीज से क्षमा ना करें। तो अगर इस तरीके की कॉमन एक सूचना जारी करके मामलों का निपटान कॉमन वे से कर दिया जाए और अपीलार्थी उसमें अपनी संतुष्टि दे दे कि भाई उसको जानकारी मिल गया है, तो बहुत सारे प्रकरण अकारण जो चल रहे हैं उसका निपटान किया जा सकता है बहुत सरल तरीके से। हो सकता है इसमें कुछ सुधार और विधि आप अपने अनुसार उसको जोड़ ले, अमेंड कर ले। ये एक हमारी एक कॉमन सी सोच है जो हमारे बीच में आती है। जी बिल्कुल, नहीं वही सही सोच है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा उद्देश्य है कि प्रकरण को समाप्त करना, निर्णय देना, लोगों तक पहुंचाना, इसलिए समय जो है वो हमको कम लगेगा। एक साथ लोक अदालत की सुनवाई होती है
तो अधिकांश लोगों का भला हो सकता है इसमें जो जानकारी। कृपया सभी साथी अपने मोबाइल को म्यूट रखें। सॉरी सर। देवेंद्र जी सर। देवेंद्र जी, मैं राजकुमार भी यही कहना चाहूंगा और आपसे भी, या जो भी हमारे जो साथी हैं जो में सुन रहे हैं, या जिन आप कुछ राइटिंग में मुझको दे पाए। आज आपके सुझाव हैं, अभी हम चर्चा किए हैं और माइंडसेट उतना रह नहीं पाता, तो आप मुझे लिखित में या राजकुमार जी भेज दें तो मुझे कहीं से चर्चा करने में सुविधा होगी, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए, आप भी आज जो है बड़े खुले दिल से आयोग की भी मंशा को और लोगों के प्रति आप किस तरीके से प्रकृति देख रहे हो, एक आम आदमी की भी समस्याओं को आपने समझते हुए अपनी बात को रखा है, जिसके कारण से हमारे मन में ऐसी कहीं कोई कोताही नहीं है या कोई ऐसी शंका नहीं है कि आप हमें जानकारी उपलब्ध नहीं कराना चाहते हो। लेकिन स्थिति यह है कि हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो परेशान हो रहे हैं अकारण समस्याओं के निराकरण नहीं हो पाने से, अगर इनको कुछ राहत मिल सके सर आपके जरिए से, तो मतलब आपके कार्यकाल में रहते हुए अगर ये राहत कुछ बढ़े आगे हमारे लिए, तो हमारे लिए भी बहुत एक बेहतर होगा और शायद ये एक बेंचमार्क आपके लिए भी हो, आपके मन में भी संतुष्टि रहे कि आपने जाने से पहले हमारे लिए कुछ करके गया है। तो बड़ी मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती सर। आप कुछ अगर आश्वासन दे सके इस मंच के जरिए से हमें, तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। आश्वासन में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। देखिए, हमारे अधिकार क्षेत्र में देवेंद्र जी या राजकुमार जी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हम उतना ही कर सकते हैं। रहा सवाल जी ये जो निर्णय लेना कि लोक अदालत का निर्णय, ये मेरे व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं ये आप लोगों से बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे राइटिंग में दीजिए, तो मैं कहीं पे बात रखूं, मैं मुख्य सूचना आयुक्त के पास जाके बात करूं कि भाई ऐसे आवेदन आ रहे हैं, इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए और मेरा मत ये है। मैं ऐसा प्रयास कर सकता हूँ, मैं अपनी ओर से भरसक कोशिश कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, हमने इसमें आवेदन दिए हुए हैं और आगे आपके समक्ष इस पे जो आपने कहा है आज, इसको भी हम राइटिंग में करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो कृपा करके बस यही रहेगा कि अनुरोध आप उस पे प्रक्रिया तेजी से ले लें, ताकि आपके रहते हुए आपके कार्यकाल में ये चीज निर्णय हो जाए, निराकृत हो जाए सर। चलिए हमारे लिए एक मतलब लाइन बन जाएगी कि आपके कारण ये हो सका। जी ठीक। कुछ मेरे साथी हैं, विनोद दास जी छत्तीसगढ़ से महासमुंद से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहें सर। जी बता। विनोद दास जी, विनोद दास जी, आप आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए, कहें सर। हेलो। हाँ विनोद दास जी, पवार सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरी मेरी आवाज आ रही है सर? सर मेरी एक समस्या है और मार्गदर्शन चाहिए मेरे को कि द्वितीय अपील पे हम जाते हैं राज्य सूचना आयोग, वहां पे आदेश भी हो जाता है कि जन सूचना अधिकारी अपीलार्थी को पूरी दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक से दे, और उसके बाद वो हमको नहीं देता है। उसके बाद में आपके द्वारा ये भी लिखा जाता है आदेश में कि ये प्रकरण से आप अपीलार्थी का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में हमको दस्तावेज जब आपके द्वितीय अपील आदेश के बावजूद नहीं मिलता है तो धारा 18 में जाते हैं। धारा 18 में फिर भ्रामक जानकारी देता है, उसके बाद फिर धारा 18 में जाते हैं। तो ये धारा 18 का प्रकरण कब तक चलेगा? क्योंकि आपके आदेश का तो अवहेलना कर रहा है, और हम जब धारा 18 में पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि आयोग के आदेश के बाद भी हमको नहीं मिला, तो उसको तत्काल पेनाल्टी या अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं होती? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और मेरा ये कहना है कि आप सेकंड अपील का आदेश आपके पास आया, आपने शिकायत कर दिया, तो उस शिकायत में केवल कार्रवाई की जानी चाहिए, उसमें कोई आदेश अलग से पारित नहीं होगा कि जानकारी दो न दो, सीधा कार्रवाई। आपने आदेश का पालन नहीं किया है, हाँ एक बार उसके पक्ष को सुनना चाहिए कि उसने आदेश का पालन किया है कि नहीं किया है, ये पक्ष सुनना चाहिए और इसमें कार्रवाई ही होना चाहिए और कोई और समस्या नहीं है। इसमें पेनाल्टी लगना चाहिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाना चाहिए, अनुशंसा की जानी चाहिए। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, ऐसा ही होना चाहिए। राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। मैं आपका सवाल अब फिर राजेश शर्मा जी, मैं आपका सवाल। हाँ सर, कहिए सर। सर नमस्कार सर। सर मैंने ऐसा सुना है सर, मैं अभी 2-3 साल से आरटीआई में एक्टिव हुआ हूँ कि पहले यहाँ पर सर्किट बेंच लगती थी डिवीजन स्तर पर मध्य प्रदेश में,
तो वो मध्य प्रदेश में जो डिवीजन बेंच सर्किट बेंच लगती थी डिवीजन स्तर पर, उनको पुनः क्यों ना लगाया जाए सर? हाँ, हमारे यहाँ भी केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारे जो पुराने इस विषय पे काम करने वाले हैं राजकुमार जी हैं, उनको और पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर भी जिला मुख्यालय में सर्किट कोर्ट लगता था। बिलासपुर, अंबिकापुर में प्रवास होता था और सुनवाई करते थे। लेकिन अभी बहुत मेरे ख्याल से हम भी कई बार गए हैं सुनवाई के लिए, लेकिन अभी ये प्रक्रिया बंद हो गई है और इसको चालू करने का प्रयास करेंगे। हमने कई बार हमारे मुख्य सूचना आयुक्त से भी आग्रह किया है, देखिए क्या है यह। लेकिन अच्छी पद्धति है कि हम जाएं। लेकिन क्या होता है, यहाँ से जाने के बाद ये होता है, थोड़ा सा व्यवहारिक कठिनाई होती है कि सारे प्रकरणों को ले जाना, स्टाफ को ले जाना, फिर वहां पे ऑर्डर करना, ये थोड़ी समस्या रहती है। यहाँ सारे रिकॉर्ड रहते हैं, सारे बाबू रहते हैं, सारे हमारे जो हैंड्स रहते हैं वो यहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ी से हमको वहां जाने से थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है। वैसे ये लोक अदालत और जो सर्किट बेंच है, सर्किट कोर्ट है, ये इसके पक्ष में हम हैं और ये होना चाहिए बिल्कुल। सर 2 साल पहले तक मध्य प्रदेश में लगती थी और इससे शासन को काफी आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि जो पीआईओ है, प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, जो टीएडीए बनाते हैं, इनके टीएडीए से मतलब जो खर्च होता है उसके मुकाबले जो सर्किट बेंच में खर्च होगा वो बहुत कम राशि होगी, क्योंकि उसमें कुछ 4 या 5 कर्मचारियों का ही आना होगा और कम से कम अगर 2 दिन भी वो बैठेंगे तो 50-60 प्रकरणों का वहां जाकर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और अधिकतर क्या होता है सर कि पीआईओ प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या है कि जैसे वो तो उनको तो सरकारी टीएडीए मिलता है, तो वो तो तारीखों में जाते भी है, नहीं भी जाते तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अपीलार्थी होता है उसको अगर अपने घर से और वहां तक भोपाल मुख्यालय तक जाने के लिए कम से कम 400-500 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन उसके खराब होते हैं, तो फिर भी प्रथम अपीलीय अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी प्रकरण में 3 बार 4 बार 5 बार सुनवाई में नहीं आते हैं, तो अपीलार्थी को बार-बार वहां जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं आते हैं तो इससे अपीलार्थी कितना बहुत ज्यादा क्षति होती है सर। इसलिए मेरा निवेदन ये था कि अपीलार्थी के आसपास ही कोई 150 किलोमीटर में सर्किट बेंचों का आयोजन हो तो अपीलार्थी को काफी सुविधा रहेगी। जी ठीक है आप कहना, लेकिन पहले ये होता था कि उनको सूचना आयोग तक आना पड़ता था। आजकल एनआईसी के माध्यम से जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है, फिर भी जिला मुख्यालय भी काफी दूर होता है। आपकी इस बात से सहमत हूं मैं कि अब लेकिन सूचना आयोग में नहीं आना पड़ता, ना प्रथम अपीलीय अधिकारी को, ना जन सूचना अधिकारी को। हम अपीलार्थी को भी नहीं बुलाते हैं, केवल जिला मुख्यालय तक पहुंच पाए। लेकिन जिला मुख्यालय तक भी क्यों सफर करे, ये आपकी बिल्कुल जी। अब हम नई तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं शर्मा जी। तो जब नई तकनीक अगर हम मोबाइल के जरिए से ही ये सुविधाएं पा ले तो कोई भी समस्या किसी को भी रहेगी नहीं, किसी भी तरीके से सरकारी धन का बर्बादी नहीं हो पाएगा। सर मेरे मित्र का एक सवाल आया है, हमारे मित्र जो इसमें बोल नहीं पा रहे हैं, उनका कहना है कि लगातार हमें अवलोकन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जी एक निवेदन था, मुझे 5 मिनट में फ्री कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा एक जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बस ये एक आखिरी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि अवलोकन के लिए हमें बुलाया जाता है, लेकिन सर वहां पर ना दस्तावेज पृष्ठांकित होते हैं, ना किसी तरीके से उसकी इंडेक्स बनी होती है। कई बार ये भी देखा और सुनने में आया है कि अधिकारी वर्ग 2-2 फाइलें अलग अलग बना के रखते हैं, दिखाने की अलग और कार्यालयीन अलग। कई बार जो दस्तावेजों को वो दिखाते हैं वो फोटोकॉपी दिखाते हैं, मूल प्रपत्रों को नहीं दिखाते हैं, तो उसकी जेन्युइनिटी पर सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे संबंध में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं या आयोग किस तरीके से उस मामलों की जांच करे? जी देखिए, ये अवलोकन के बारे में हमारे पास भी समस्याएं आई है। वो जैसे जन सूचना अधिकारी लिखता है अवलोकन के लिए आ जाइए। अब हमारा जो आवेदक है अवलोकन के लिए जाता है तो वो जन सूचना अधिकारी किसी बाबू को सौंप देता है, बाबू दिखाता है नहीं दिखाता है, बेचारा आता है फिर चले जाता है। तो मैंने जन सूचना अधिकारियों को एक सख्त निर्देश दिया है कि आप जिस दिन बुलाते हैं उसकी एक फाइल नोटिंग कीजिए कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे अवलोकन के लिए बुलाया गया, और जब अपीलार्थी हमारा या आवेदक जाता है तो उसका समय नोट कीजिए, इतने बजे इस फाइल को दिया गया और इतने देर में अवलोकन किया। क्योंकि अवलोकन का पहला घंटा निःशुल्क है, उसके बाद के घंटे या पार्ट ऑफ आवर्स में शुल्क लगता है। तो आप उसको नोटिंग कीजिए, उसमें हस्ताक्षर लिखिए उसमें कि इतने बजे उपस्थित हुए, ये फाइलें उनको दिखाई गई और ये चिन्हांकित किया गया। और हम आवेदकों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप अवलोकन करने के बाद चिन्हांकित लिखिए, इस फाइल की पेज नंबर 35, पेज नंबर 40, पेज नंबर 45 इसकी जानकारी हमको दी जाए। तो ये
होना चाहिए। और मैंने जितने जन सूचना अधिकारी अवलोकन के बारे में ऐसा लिखते हैं उनको कहा कि उनके आने का समय, उनके जाने का समय, नोटिंग किसने दिखाया और जवाबदारी व्यक्ति दिखाए, बाबू के भरोसे, चपरासी के भरोसे फाइल न दी जाए। लेकिन जो पेज पृष्ठांकित नहीं होते हैं सर, या मूल दस्तावेज नहीं दिखाए जाते, फोटोकॉपी रखे जाते दिखाने के लिए, उस समस्या का हल कैसे हो? नहीं, आप तुरंत कंप्लेंट कीजिए ना, हमको फोटोकॉपी अवलोकन कराया जा रहा है, वही आवेदन दे दीजिए उनको और हमारे पास सीधे शिकायत कीजिए। भाई हम तो मूल अवलोकन तो मूल दस्तावेज पे किया जाता है। जी सर। सर अगर आप आज्ञा दें तो सिर्फ 2 प्रश्न छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए लोगों के हैं, हालांकि प्रश्न बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं, 2 प्रश्न छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए लोगों के हैं, अगर आप आदेश दे तो उनको ले लूं? चलिए ले लीजिए। जी, अभिषेक कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन गोयल जी, कृपया पहले आप प्रश्न रख लीजिए। पवन गोयल जी अनम्यूट करें। जी कहिए सर। जी श्रीमान जी, मैं सादर नमस्कार करता हूं सर को। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न है कि कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर्स के लिए बनी है, जहां कंज्यूमर की सुनवाई होती है। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारियों की रक्षा के लिए बना है सर, और ऐसे ही राज्य सूचना आयोग सर सूचना प्राप्तकर्ताओं के लिए बना है। और छत्तीसगढ़ में जो मैसेज जा रहा है वो यह जा रहा है कि वहां सूचना प्राप्तकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। आपके समानांतर पूरे देश के हीरो राहुल सिंह मध्य प्रदेश में जो सुनवाई कर रहे हैं वो आपसे उम्र में कम है, क्वालिफिकेशन में कम है, अनुभव में कम है। वो इस तरह सुनवाई कर रहे हैं कि वहां से आवेदक अपीलार्थी संतुष्ट होकर के जाता है तथा उनका पूरे देश में सोशल मीडिया पे यश और गुणगान करता है सर ऐसा कुछ कीजिए कि आपके दरवाजे से न्याय मांगने आता है व्यक्ति, बहुत तंग और परेशान होकर के आता है, अपने फंडामेंटल राइट का हनन के कारण आता है, तो उनको राहत प्रदान कीजिए श्रीमान जी। और ज्यादा से ज्यादा ये हार्ड एंड फास्ट मैसेज दीजिए सरकारी अधिकारियों पे, अधिक से अधिक जुर्माना करके, अधिक से अधिक कड़ा दंड दे करके, कि नागरिकों के अधिकारों का हनन जो है ना देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। प्लीज सर, बहुत तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि जनहित में काम करते हैं सर, मैं खुद पीआईएल लगा के बैठा हूं सर, कितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं, कुछ गिने चुने राष्ट्रभक्त बचे हैं सर देश में। भ्रष्टाचार चारों ओर है सर, हर जगह है। देश को संभालिए सर प्लीज, यही आपसे निवेदन करते हैं हम। सर ये हमारे मित्र की पीड़ा है और कुछ नहीं है जो आपके सामने रख रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ सहायता कर सकें। बहुत पीड़ा है सर हम लोगों की इस तरीके की लगातार। स्वाभाविक है और आपकी पीड़ा जो है हम समझते हैं, लेकिन हम भी अपने अधिकार के क्षेत्र में रह के ही काम करते हैं। और हो सकता है कि कई बार आप हमारी बात से सहमत न हो, लेकिन कोई न कोई कारण उसके होते होंगे। ठीक है, ये निर्णय है, विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर न्याय मिलना चाहिए और न्याय होता दिखना चाहिए, ये आपकी बात से मैं सहमत। ठीक सर। संजय शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, ये अंतिम प्रश्न है देवेंद्र जी। जी सर, सॉरी अभिषेक कुमार जी, आपका कोई प्रश्न था, आप हैंड राइज किए थे। अभिषेक कुमार जी, हाँ सर कहें सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभिषेक कुमार जी, कहें। चलिए, मैं आपका अगर कोई प्रश्न है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सर के पास बाद में पहुंचा दूंगा। सर हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया। आपने समय मुझे 8-10 तक का ही दिया था, लेकिन चूंकि थोड़े से आप जिस तरीके से हमें बता रहे थे जानकारी, तो हमको जो प्रश्न काल के लिए आपसे 20 मिनट की समय अतिरिक्त जो लगती है, हमने 20 मिनट भी वो भी आपने हमें दिया, उसके लिए भी हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं सर। और इसी तरीके से आशा करते हैं जो आपने सार्थक और पॉजिटिव तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और सहयोग के लिए आप हमें दिखा रहे हैं कि आप हमारे प्रति सहयोग भी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। बस सर यही हम आपसे आग्रह है
कि आप हमारी पीड़ा को समझेंगे इस कार्यक्रम में आके। और हम किसी भी तरीके से सर हम आपको अपनी तकलीफ बता के आपको किसी भी तरीके से आपको परेशान करना नहीं चाह रहे थे। हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि आपके रहते हुए हमारी बातें ऊपर पहुंचे। और हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है कि जिस आधार पर ये अधिनियम बना है, जिस उद्देश्यों के साथ ये अधिनियम बना है, वाकई उस उद्देश्यों का पूरा हो, ताकि वो उद्देश्य अधूरे ना रह जाएं सर। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, इस पावन दिन पर सर आपने हमें समय दिया, तो इसी के साथ हम आपको आभार करते हैं सर। अगर आप इसमें अंतिम कुछ हमें कहें तो बहुत बेहतर होगा सर। मैं अंतिम में कुछ लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैं तो आप सभी का आभारी हूँ कि भाई मुझे आपने अवसर दिया। और मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, कहीं भी कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, ना आयोग ग्रसित रहे, ना आप ग्रसित हो कि भाई ये जो शासकीय अधिकारी हैं उनको बचाव करते हैं, या हमारे तरफ से कोई पक्ष नहीं कि ये परेशान करते हैं, ऐसा ना होना चाहिए। पॉजिटिव थिंक, सकारात्मक सोच से आगे बढ़े तो इसमें आज काफी सफलता मिलेगी। और मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था देवेंद्र जी, आप लोग जैसे हम सिपाही जो है, सेना के सिपाही जो है वो क्या बोलते हैं, बॉर्डर पे जाकर, सीमा पे जाकर युद्ध कर रहा है, वैसे ही आप सब लोग ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपने अपने स्तर पर जहां जहां पर है आप उस पर लगे हुए हैं। और इसलिए मैं आप सबको और आपकी संस्था को, आपके इस आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये कहता हूं कि भरोसा खुद पे रखो, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और औरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। धन्यवाद, आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद और आभार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम फिर सर बहुत मेहरबानी।